हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत पर जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ और उनमें जो कंपनियां आई, फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिसके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स का अगर कार्यकाल देखें तो 1774 से 1785 रहा है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसका महत्वाकांक्षा और भी बढ़ता चला गया। ये अत्यंत ही जितने भी अभी तक में गवर्नर जनरल हुए उन सभी में यदि सबसे बुरा व्यक्ति कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स ही था। वारेन हेस्टिंग्स ऐसा पहला व्यक्ति और अंतिम था जिस पर कि इंग्लैंड में इस पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग में इसको कुछ 3 नामों से उपाधियां दी गई। चूहा और नेवला कहा गया, इसको अन्याय का मुखिया कहा गया और एक झूठा बैलों का ठेकेदार कहा गया। किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स को। कौन था ये? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस एक्ट के तहत इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और केवल यही एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिस पर कि महाभियोग चलाया गया था। अगला 1833 ईस्वी में एक और चार्टर एक्ट आया। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगर हम लोग बात करें भारत में जो ट्रेन जो चला था और पहली जो ट्रेन चली थी भारत में वो मुंबई से थाने के बीच चली थी और उसके समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के यदि हम लोग शासनकाल की बात करें तो ये 48 से 56 रहे थे, यानी कि टोटल इन्होंने 8 साल भारत में राज किया था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना यदि हम लोग देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति चलाई थी। दूसरा, टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने बिछाया था। उसके बाद इन्होंने डाक टिकट जारी किया था और साथ ही साथ इसके समय में ट्रेन का भी परिचालन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि आईसीएस यानी कि भारतीय सिविल सर्विस, इसकी शुरुआत तो कॉर्नवालिस के समय में ही हो गई थी, लेकिन खुली प्रतियोगी परीक्षाओं से आईसीएस में भारतीयों की भर्ती को सुनिश्चित लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुआ था। जिसके बाद प्रथम आईसीएस जो बने थे वो हमारे भारत के सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में और दूसरे भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में आईसीएस बने थे। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। और राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था उसके तहत पहला राज्य जो था याद रखिएगा वो सतारा था। झांसी कब अंग्रेज राज्य में मिलाया गया? तो 1853 में। वहीं पर अवध जो है वो 1856 में। तो लॉर्ड डलहौजी के समय की कुछ ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने टोटल 8 साल भारत में राज किया था 1848 से 56 में। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना राज्य हड़प नीति, टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया था, डाक टिकट शुरू किया गया था और फिर ट्रेन भी चलाया गया था और आईसीएस में भारतीयों की भी भर्ती को सुनिश्चित किया गया था। अगर हम बात करें कि ट्रेन कब चलाया गया था तो आपको भी याद होगा 1853 में। और वहीं पर टेलीग्राफ लाइन भी बिछाया कब गया था? तो 1853 में। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा के बीच में। और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत किस किस को मिलाया गया था? सतारा, झांसी, अवध, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, नागपुर, करौली, इन सभी को राज्य हड़प नीति के तहत ही इसको मिलाया गया था। वहीं पर पंजाब को भी जो है 1848-49 में इसको मिलाया गया था। लेकिन कहा जाता है, सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब को क्या राज्य हड़प नीति के तहत मिलाया गया था? नहीं,
राज्य को युद्ध में जीता गया था, पंजाब को। दरअसल राज्य हड़प नीति का मतलब क्या हुआ? राज्य हड़प नीति का मतलब ऐसे राजा महाराजा जिनके की संतान नहीं हुआ करते थे, उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे, यही है राज्य हड़प नीति। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कैनिंग आते हैं, लॉर्ड कैनिंग आने के साथ में राज्य हड़प नीति को समाप्त कर देते हैं, और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह भी अधिनियम आया। अगर हम बात करें, लॉर्ड कैनिंग टोटल 6 साल भारत में राज किया था, 1856 से 1862 ईस्वी तक। भारत में सती प्रथा चल रहा था 1829 तक, लेकिन 1829 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से सती प्रथा को बंद कर दिया गया, इस पर रोक लगा दिया गया। हालांकि 1829 में केवल और केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया, लेकिन 1830 तक में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया। अगर हम लोग यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल की बात करें, तो इनका जो शासन पीरियड रहा है वो 1828 से 1835 रहा है। ये जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल ही थे, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके तहत शासन को केंद्रीकृत करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके अधीन बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसको इसके अधीन ला दिया। और ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टाइम में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था। हालांकि ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के ही समय में हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इनके जाने के बाद 1837 तक में पूरा हुआ, और ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमैन को लगाया था। आगे है आपका सवाल तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में आप नाम सुने होंगे। इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ था। ये तात्या टोपे जो थे, कानपुर के गदर में नेतृत्व इन्होंने किया था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, जिनको कि धोंदू पंत भी बोलते हैं, और उनकी सहायता किन्होंने की थी? तो तात्या टोपे ने करी थी। तात्या टोपे के अगर हम लोग तात्या टोपे के जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1814 में होता है, और 1859 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब का जो विलय हुआ था अंग्रेज सरकार में, वो 48 से 49 में हुआ था। 48 से 49 का मतलब क्या हुआ? तो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 45-46 में हुआ था, और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 48-49 में हुआ था, और इसके तहत जो है पंजाब का विलय हो गया था अंग्रेजी सरकार में। जब 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह बना था लाहौर की गद्दी पर, उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा था, लेकिन इनके मरने के बाद अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा नज़र पंजाब पर ही था, और उसको अंततः 1848-49 में उसको भी मिला लिया गया। भारत की आज़ादी का जो विधेयक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ये उस समय क्लीमेंट एटली ने पेश किया था ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को, और 14 दिन के बाद यानी कि 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया, और फिर 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया गया। और हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 1948 से भारत के गणतंत्र बनने तक यानी कि 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते होंगे। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है कि इनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की बात करें तो 1899 से 1905 तक ये रहे थे।
इनके समय की महत्वपूर्ण घटना भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था, सिंचाई आयोग आया था, उसके बाद फ्रेजर कमीशन आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में आया था कि भूमि जो है वो किसानों के हाथ में रहे, और भूमि अगर देंगे तो सिंचाई भी तो देंगे। सिंचाई के लिए सिंचाई आयोग बनाया गया अगले ही साल, और इसमें मॉनक्रिफ के द्वारा जो है झेलम नहर को पूर्णतः जो है इसको झेलम को पुनरुद्धार किया गया। और उसके बाद पुलिस सुधार के लिए इन्होंने फ्रेजर कमीशन लाया 1902 में, और विश्वविद्यालय आयोग भी 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में लाया था, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बन करके आया। इसके समय की कुछ कार्य हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे बंगाल विभाजन 1905 में, पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के समय में होता है, और दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 1903 ईस्वी में, वो भी इन्हीं के समय में लगा था। यदि हम लोग बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को होता है। लेकिन उसके समय में कौन था वायसराय, तो याद रखिएगा डफरिन। डफरिन का यदि हम लोग शासनकाल देखें तो 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन के शासन के बाद डफरिन आते हैं, जो कि ये भी 4 साल शासन करता है, 1884 से 1888। अगर भारतीय स्वशासन के जनक की बात करें तो वो रिपन है। रिपन जिनका कि शासनकाल मात्र 4 साल 1880 से 84 तक ही रहा था। उसके बाद अभी जो भारतीय स्थानीय स्वशासन जो देख रहे हैं वो 1882 से ही चला आ रहा है। वर्तमान में जो आधुनिक स्थानीय स्वशासन जो देख रहे हैं वो 1882 से इसको प्रारंभ किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है ये डफरिन योजना पर ही आधारित है। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यह डफरिन योजना पर ही आधारित है। और फिर 1909 में मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन किया गया। हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, जैसे फूट डालो और शासन करो, यानी कि हिंदू मुस्लिम को आपस में तोड़ दिया गया। और 1909 का ये साल याद रखिएगा जिसमें कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन कर दिया गया। तो साथियों, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है। ये सभी इम्पोर्टेंट आपका सवाल होता है, आप इसको याद ज़रूर कर लें। और दूसरी बात, इसमें जो भी सवाल आपको बताया गया है सारा सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो इसी से पता चलता है कि ये सभी सवाल कितने इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये सारा सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।